मेरे प्यारे बच्चों, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के कोट के साथ। फ्रैंकलिन कहते हैं, द टेस्ट ऑफ आवर प्रोग्रेस इज नॉट वेदर वी एड मोर टू द अबेंडेंस ऑफ दोज हु हैव मच, इट इज़ वेदर वी प्रोवाइड एनफ फॉर दोज हु हैव टू लिटिल। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट है, ये भी कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी जो बोलते हैं वही कहना चाहते हैं कि किसी भी सोसाइटी की अगर प्रोग्रेस को तुम्हें मेज़र करना है तो तुम्हें बस वो देखना है कि वो जो कंट्री है, वो जो गवर्नमेंट है, वो जो पावरफुल लोग हैं, वो वहाँ के वीक लोग को कैसे ट्रीट करते हैं। वहाँ के जो वल्नरेबल जो पीपल होते हैं, मार्जिनाइज्ड जो पीपल होते हैं, चाहे वो वुमेन हो, चाहे वो एल्डरली हो, चाहे वो चाइल्ड हो, उनको कैसे ट्रीट करते हैं, चाहे वो माइनॉरिटी हो। यही कुछ जो है फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट बोलना चाहते हैं। और ये जो कोट है बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट है हमारे गिग इकोनॉमी, या फिर बोल लीजिए गिग जो वर्कर्स हैं उनके लिए। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा सोशल सिक्योरिटी स्कीम है ये हॉट बर्निंग टॉपिक भी है। गिग इकोनॉमी के ऊपर हमने कितने सारे एडिटोरियल जो है वो डिस्कस कर लिए। ये एडिटोरियल एक नया डायमेंशन और लेके आया है और सीपीएफ के लिए डेफिनेटली ये इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और अपना जो उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है मेरे प्यारे बच्चों? अपने नॉलेज पूल को बढ़ाना। ठीक है, तो अपने जो नॉलेज पूल है उसमें एक डायमेंशन और ऐड करेंगे। जैसे जैसे डायमेंशन ऐड होगी वैसे वैसे ये चीज़ें सारी हमारे लिए सरल होती हुई जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं गिग वर्कर्स से। तो देखो हमारे इंडिया के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, वो गिग वर्कर्स पहले मैं आपको बता दूं गिग वर्कर्स क्या होते हैं। देखो आप सभी को पता है कि जो हमारे यहाँ पे जो हमने एडिटोरियल अब तक डिस्कस करे हैं उसका सार एक तरह से यही है कि हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर जो है जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। आप सभी को पता है टेक बेस्ड जो हमारी जाइंट्स कंपनियां हैं वो आ रही है, जैसे स्विगी हो गई, ओला हो गई, मार्ट हो गई, ये सारी जो कंपनीज़ है ये आ रही हैं। और ये क्या कर रही है, जो पहले जो फॉर्मल एम्प्लॉयज़ हायर करते थे, अभी तक क्या होता था कि पर मंथ के हिसाब से हम हायर करते थे, ऐसी सारी चीज़ें होती थी। लेकिन गिग वर्कर्स में क्या है कि पर टास्क के हिसाब से जो है वर्कर्स को हायर किया जाता है। टास्क है तो पैसे मिलेंगे, टास्क नहीं है तो पैसे नहीं मिलेंगे। इसके ऊपर एआई का जो प्रभाव होता है, ये सारी चीज़ें भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो गिग वर्कर्स बेसिकली अगर देखा जाए तो वो लोग हैं जो हमारे स्विगी वाले भैया हैं। ठीक है, स्विगी वाले भैया या जोमेटो वाले जो आपके लिए पाउच लेके आते हैं, जो आपके लिए डिलीवरी जो आइटम लेके आते हैं, अमेजोन वाले, ये सारे लोग कौन है? ये हमारे गिग वर्कर्स हैं, जो टेम्परेरी तौर पे टास्क बेस्ड जो उनको सैलरी दी जाती है। कोई एम्प्लॉयर फिक्स नहीं है, कोई भी टास्क फिक्स नहीं है, कोई भी काम फिक्स नहीं है कि कब करेंगे कब नहीं करेंगे। सारी चीज़ क्या डिपेंड करती है? डिमांड के ऊपर। तो यही क्या है हमारी गिग इकोनॉमी में गिग वर्कर्स की हालात है। तो ये काफ़ी वनरेबल पीपल हैं, तो इसको थोड़ा सा देखेंगे। हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है गिग वर्कर्स के हालात को सुधारने के लिए नई नई सोशल सिक्योरिटी स्कीम लेके आती है। एक यहाँ पे भी लेके आई है एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जिसके अंदर जो हमारे ऐप बेस्ड जितने भी गिग वर्कर्स हैं मोस्टली वही हैं। जैसे ड्राइवर लोग हो गए हमारे, ओला उबेर, ये सारे लोग जो हैं, ये कौन है? हमारे गिग वर्कर्स हैं। इनके लिए सोशल सिक्योरिटी स्कीम लेके आई है, क्योंकि ये जो है ये जो फॉर्मल नेट होता है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का जो रिलेशन होता है, उससे थोड़ा सा उनके जो फॉर्मल नेट है उससे थोड़ा सा ये बाहर आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये इनको जब पूरी मंथली सैलरी ही नहीं मिलती, जो एक फिक्स सैलरी इनकी डिसाइड ही नहीं है, तो सोशल सिक्योरिटी स्कीम की बात तो बहुत दूर हो गई। तो कहीं ना कहीं जो है हमारे जो ताकतवर लोग हैं, जो टेक्नोलॉजी जाइंट्स जो लोग हैं, उनके हाथों ये काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं। तो इसको मजबूत बनाने के लिए हमारी गवर्नमेंट सोशल सिक्योरिटी स्कीम लेके आई है। और ये जो स्कीम है ये अब सून जो है कैबिनेट मिनिस्ट्री में भेजी जाएगी कैबिनेट अप्रूवल के लिए। फाइनल हो जाती है तो इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे? हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। आयुष्मान भारत के अंदर जो हमारे गिग वर्कर्स हैं उनको फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा कुछ सेलेक्टेड हॉस्पिटल के अंदर, प्लस उनका जो रजिस्ट्रेशन होगा ई श्रम पोर्टल के ऊपर। तो ये जो ई श्रम पोर्टल है, बेसिकली जो गिग वर्कर्स है उनको जो मल्टीपल गवर्नमेंट की स्कीम्स आती है उसके बारे में अवेयर कराएंगे, उसकी जो लाभांश होते हैं उसको जो है एक्सेस प्रोवाइड कराएंगे, प्लस कुछ पेंशन प्लान है जो इस स्कीम के अंदर आते हैं। तो कुल मिला के यही है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो गिग वर्कर्स के लिए सोच रही है, हमारे जो वल्नरेबल पीपल है उनके लिए सोच रही है, नई स्कीम लेके आ रही है जिसके अंदर हेल्थ हो गया, उनका रजिस्ट्रेशन हो गया, पेंशन वगैरह, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अंदर जो है एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भी होगा, ये आपके पेपर 1 के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अंदर जो है हमारा एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भी होगा। अब ये यूनिवर्सल अकाउंट नंबर क्या करेगा? देखो एक चीज़ है कि आपको पता ही है
कि जो गिग वर्कर्स हैं इनका डेटा ट्रेस रखना भी अपने आप में एक टफ टास्क है, क्योंकि ये आज स्विगी के लिए काम कर रहे हैं, कल उबेर के लिए काम करेंगे, तो ये जैसे स्विफ्टली जो है अपना टास्क बदलते रहते हैं। तो उसी के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है कि उनको ट्रैक भी करेगी इसी स्कीम के अंदर ही, इसी स्कीम के अंदर गवर्नमेंट उनको ट्रैक करेगी और ये देखेगी कितनी जो कंपनी है, कितनी कंपनियों में काम कर रहे हैं, जितनी जहाँ से अर्निंग होती है उसी के हिसाब से उस कंपनी से पेंशन का जो है उसका हिस्सा वो मांगा जाएगा। ये बेसिकली जो है गवर्नमेंट की स्कीम है। तो फेयरनेस और प्रोटेक्शन ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएगी हमारी गवर्नमेंट। तो देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है कि जो हमारी गवर्नमेंट है गिग वर्कर्स के लिए कुछ सोच रही है। जैसे हमारे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और हमारे महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि इस सोसाइटी को अगर मेज़र करना है तो वनरेबल पीपल को कैसे ट्रीट करते हैं वो देखो। तो गवर्नमेंट हमारे वनरेबल पीपल, हमारे यहाँ गिग वर्कर्स हैं, इनके लिए कितना सोच रही है। नई जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है वो लेके आ रही है। इनका रजिस्ट्रेशन हो गया, हेल्थ केयर, इनका पेंशन, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ये सारी चीज़ें जो है क्रिएट कर रही है। तो फेयरनेस और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रही है, ये यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन इतना ज़्यादा ये जो है ईजी नहीं है, इसके अंदर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? देखो प्रॉब्लम है ये कि इंडिया जो है, आपको पता है कि ILO जो था हमारा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन था, इसकी स्थापना में इसका एक फाउंडिंग मेंबर है हमारा इंडिया। ILO का एक फाउंडिंग मेंबर है हमारा इंडिया, लेकिन इसका मेंबर होने के बावजूद भी जो है एक मिनिमम जो स्टैंडर्ड होता है सोशल सिक्योरिटी का, वो इंडिया ने अभी तक अडॉप्ट नहीं किया है। आपको पता है कि इंडिया जो है, हमारी कंट्री, हमारी गवर्नमेंट जो है एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम लेके आई थी, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। आपको पता हो जब लॉज जब सिंप्लीफाइड करे थे तब की ये बात है, 4 लॉज बनाए थे बहुत सिंप्लीफाई करके, बहुत सारे लॉज थे उनकी वजह से। तो यहाँ पे एक सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोड भी था, लेकिन इस कोड के अंदर ही अपनी एक प्रॉब्लम है। वो क्या कि इस कोड की जो डेफिनेशन है कि सोशल सिक्योरिटी किसको प्रोवाइड कराई जाएगी, किसको नहीं कराई जाएगी, वो क्लियर नहीं है। प्रोटेक्शन इसके अंदर वीक है और इम्प्लीमेंटेशन तो इसका इतना स्लो है कि कछुआ भी उससे तेज चलता होगा। ये सारी चीज़ें एडिटोरियल में बता रखी है। तो देखो ये यहाँ पे हमारी इंडिया में प्रॉब्लम आती है कि हम कोड वगैरह या सिक्योरिटी वगैरह या लॉज वगैरह बहुत लेके आ जाते हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर होता है। ये हर एक लॉज के साथ, हर एक एक्ट के साथ आप ऐड कर सकते हैं। प्लस इस एक्ट के अंदर जो था सोशल सिक्योरिटी स्कीम कि अगर लेट्स से कि कोई एम्प्लॉयर है, वो एम्प्लॉय को जो है सता रहा है, तो वहाँ पे उसके लिए जो है वेलफेयर बोर्ड भी बनाया गया है। लेकिन यहाँ पे बता रखा है कि ये वेलफेयर बोर्ड है, ये भी अपने आप में एक फेलियर है। कैसे? देखो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो हमारे इनफॉर्मल, क्योंकि हमारे यहाँ पे अराउंड 90% जो वर्कर्स है वो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में मतलब उनका ना तो कोई रिकॉर्ड है, ना ही कोई उनको पेंशन मिलती है, ना ही कोई उनको जो है पेड लीव मिलती है, ये सारी चीज़ें उनको नहीं मिलती। तो 90% लोग हमारे इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये कोड बनाया गया था। इस कोड के अंदर एक वेलफेयर बोर्ड था कि इनको कोई मुसीबत आती है तो इनकी हेल्प करेगी। तो यहाँ पे वही बता रखा है कि ये भी फेलियर है। कैसे? कि जो ये वेलफेयर बोर्ड है जो कि वर्कर्स की हेल्प करने के लिए बनाया गया था, ये क्या करता है? पैसे कलेक्ट करता है एम्प्लॉयर से। तो इसने ये तो करा, पैसे तो कलेक्ट करे, लेकिन उसका जो बेनिफिट है, जो पैसे कलेक्ट हुए उसका बेनिफिट जो वर्कर्स को मिलना चाहिए, ये बोर्ड प्रोवाइड नहीं करा रहा है। इसीलिए ये इसको जो है फेलियर कहा जा रहा है। कैसे नहीं प्रोवाइड करा रहा है? देखो यहाँ पे बता रखा है कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए 70,000 करोड़, बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट होता है, 70,000 करोड़ जो है इसने इकट्ठे करे, कलेक्ट करे, लेकिन खर्च नहीं करा। किसी भी वर्कर्स को इसका जो है लाभ नहीं मिला। एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि 99 लोकल बॉडीज़ हैं जहाँ पे जो है 221 करोड़ रुपए का जो पेमेंट है वो अभी भी डिले चल रहा है इस बोर्ड के द्वारा। केरला की बात करें तो 11 में से जो 16 बोर्ड हैं वो फेल हो चुके हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि पैसे इकट्ठे ही नहीं करना, वहाँ पे पैसे डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ये यहाँ पे मतलब है यहाँ पर। तो देखो हमारी गवर्नमेंट जो है स्कीम्स वगैरह लेके, यहाँ क्या समझ आ रहा है हमें यही समझ आ रहा है कि हमारी जो गवर्नमेंट है प्रयास तो कर रही है, स्कीम्स वगैरह लेके आ रही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत पुअर होता है। जैसे वेलफेयर बोर्ड का एक एग्जांपल यहाँ पे दे रखा है कि वेलफेयर बोर्ड आया था वेलफेयर करने के लिए, तो पैसे इकट्ठा कर रहा है, आधे काम कर रहा है, मतलब लेटर एंड स्पिरिट में जो काम होना चाहिए था वो नहीं कर रहा है, लेटर में काम कर रहा है, मतलब जो लिखा है उसके हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन जो स्पिरिट थी उसके पीछे कि जो हमारे वर्कर्स हैं उनका वेलफेयर हो, वो नहीं हो पा रहा। ये यहाँ पे एकदम हमें समझ आ रहा है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है। कैसे? देखो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे जो नए नए जो है प्रोफाइल निकल के आ रही है, नया नया जो है प्रोफेशन निकल के आ रहा है।
तो हर एक प्रोफेशन के लिए क्या गवर्नमेंट हर एक सिक्योरिटी लेके आएगी? तो ये जो पीस मील अप्रोच है ये अपने आप में एक प्रॉब्लम है। ये यहाँ पे ये जो है एडिटोरियल में बता रखा है कि सोशल सिक्योरिटी को बिट बाय बिट जो है फिक्स करना इम्पॉसिबल है। तो ये चीज़ जो गवर्नमेंट का एफर्ट है ये फ्रूटलेस जाएगा। जैसे बीडी वर्कर हो गए उनके लिए अलग लॉज लेके आ गए, गिग वर्कर हो गए अलग लॉज लेके आ गए, कोई और वर्कर आएंगे उनके लिए अलग लॉज लेके आ गए। तो यहाँ पे हमें जो मेन कंसर्न है इनफॉर्मल को फॉर्मल बनाना, ये जो है हमें सॉल्व करना चाहिए। यही यहाँ पे बता रखा है कि ये जो पीस मिल स्कीम अप्रोच है, किस किस बच्चों को नहीं पता होगा पीस मिल क्या होती है। ये टुकड़ों टुकड़ों में जो है कि बीडी वर्कर के लिए ले लो, तुम्हारे लिए एक स्कीम आ गई, ओला वालों के लिए एक स्कीम आ गई, जुबेर वालों के लिए एक स्कीम आ गई, स्विगी वालों के लिए एक स्कीम। ये पीस मील अप्रोच है, इससे जो है वेलफेयर नहीं होगा। वेलफेयर क्या होगा? जब सबको ध्यान में रख के एक पर्टिकुलर स्कीम बनाई, फिट फॉर ऑल जो होती है वैसा टेलर मेड ही बनानी चाहिए, लेकिन फिट फॉर ऑल ऐसी कोई स्कीम आएगी तभी सबका वेलफेयर होगा। अब देखो अगर स्कीम आ भी जाती है, देखो सब लोगों के लिए अलग अलग स्कीम आ जाती है, तो इसमें होगा क्या कि सब लोगों को अनइक्वली ट्रीट किया जाएगा। सब लोगों को इक्वली तो ट्रीट नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे एक और नया कंसर्न जो है वो होगा, रेज होगा। तो यहाँ पे यही बता रखा है कि जो है हमें सिर्फ जो पट्टी नहीं करनी, ओवरऑल जो सिम्टम्स हैं जड़ से जो है रूट से सॉल्यूशन निकालना है, यही यहाँ पे बता रखा है। और वो रूट से सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? जब ये इनफॉर्मल जो लेबर इंडिया है ये फॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पे है। एक चीज़ तो समझ आ गई होगी बच्चों आपको कि ये जो हमारे यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है वो मेन प्रॉब्लम है इनफॉर्मेलिटी से। इनफॉर्मेलिटी क्यों है? इसका जो मेन रूट है वो कहाँ से? हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर से ही चालू होता है। एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर से। और सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा फॉर्मल एम्प्लॉयर्स हैं और मैक्सिमम जो एग्रीकल्चर है यहाँ पे इनफॉर्मल है और मैक्सिमम लेबर्स भी यहाँ पे है। तो यही चीज़ हमें समझनी होगी कि हमें स्ट्रक्चर चेंज करने की ज़रूरत है। जब स्ट्रक्चर चेंज होगा तो ये लॉज वगैरह जो हैं ये अपने आप इम्प्लीमेंट स्मूथली हो जाएंगे। तो यही एक जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पे ये है। अब करने की क्या ज़रूरत है? देखो यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं बता रखा है, हमारे एडिटोरियल के अंदर सॉल्यूशन नहीं बता रखा है, बस चर्चा कर रखी है कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ये बोल रखा है कि फ्यूचर जो वर्क है उसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे करेंगे नहीं बता रखा। करंट जो लॉज हैं वो सफिशिएंट नहीं है, जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है, तो फाइनल सॉल्यूशन के लिए कंटिन्यू एफर्ट डालना चाहिए, ये बता रखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज में तो उनको काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए ये नहीं बता रखा। गोल क्या होना चाहिए? यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन। ठीक है, ये बेसिकली हमारा गोल होना चाहिए, सब टाइप के वर्कर इसमें आ जाएं। फ्यूचर जो जॉब चेंजेस हो रही है उसको भी ध्यान में रखें और कोई भी ऐसा वर्कर ना हो जो है इस सोशल प्रोटेक्शन से जो है अछूता रह जाए। लेकिन कैसे करेंगे, क्या होना चाहिए, ये सारा चीज़ नहीं बता रखा। तो बेसिकली यही सारी चीज़ है कि हमें कुछ ऐसा लॉ लेके आना चाहिए। और देखो लॉ से नहीं बनेगा यहाँ पे बात, हमें स्ट्रक्चरल चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी इकोनॉमी को अच्छे से देखें तो आपको समझ आएगा कि हमारे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया और हमारा सर्विस सेक्टर हो गया। ठीक है, इन तीनों सेक्टर को हमें जो है स्मूथली जो है यहाँ पे वर्कर को शिफ्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है और एग्रीकल्चर सेक्टर है, मैक्सिमम जो हमारे यूथ हैं, मैक्सिमम जो हमारी लेबर फोर्स है वो इस सेक्टर में जो है वर्क कर रही है और ये जो मेजरली डोमिनेट करते हैं इनफॉर्मेलिटी में। ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर्स हैं। तो यही इसी सेक्टर का रिजल्ट है कि सर्विस सेक्टर वाले एक ऐप लेके आते हैं और ये सेक्टर वाले, क्योंकि यहाँ पे हाईली अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे जो सैलरी है वो ज़्यादा नहीं है, तो ये सारे लोग शिफ्ट हो जाते हैं कहाँ पे? इन ऐप बेस्ड इनफॉर्मल वर्क में। तो ये चीज़ हमें कुछ स्मूथली इनको जो है स्किल करने की ज़रूरत है, रीस्किलिंग करने की ज़रूरत है। और यहाँ पे जो है हमें स्ट्रॉन्ग लॉज ला के जो है इसको कर्व करने की ज़रूरत है। इनको जो है स्पेशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने की ज़रूरत है। जैसे हमारी गवर्नमेंट जो है यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन एक लेके आई है स्कीम, जो अभी हमने डिस्कस करा। तो ये सारी चीज़ें करेंगे तो जो हमारी डेमोग्राफी है इसका जो फ्रूट है वो हम उठा पाएंगे। हमारी जो डेमोग्राफी है ये डिविडेंड देगी, ना कि बॉम्ब बनेगी। आई होप आप समझ गए होंगे, ये हमारा जो एडिटोरियल था आप समझ गए। तो पेपर 2 के लिए मेरे प्यारे बच्चों अपना डिस्कशन ग्रुप में एक ऐसे लिखो अच्छे से और भेजो, क्योंकि ऐसे लिखने से ही होगा, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। समझ तो काफ़ी सारा लिया, लेकिन इसको जब इम्प्लीमेंट करेंगे तब सारी चीज़ें जो है हमारे दिमाग में जाएगी। तो जस्ट इसको ट्राई करो लिखने का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ईडेबल रैपर। देखो आप सब बर्गर वगैरह तो खाते ही होंगे। बर्गर वाला जो है एक टिश्यू पेपर लपेट के देता है और हम गलती से वो भी कभी कभी खा जाते हैं। तो ये सारी चीज़ के प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो हमारे जो इन्वेंटर्स हैं
हमारे देश के दो नवजवान स्टूडेंट, जैसे आपको दिख भी रहा है, ब्लर है वैसे तो फोटो, तो ये दोनों जो हैं अशेर हो गए और मोहम्मद नाबिन हो गए। इन दोनों ने जो है एक ईडेबल रैपर बनाया है कि जो बर्गर के ऊपर लपेटा जाता है उसको आप खा भी सकते हो, ठीक है। इससे होगा क्या, प्लास्टिक वेस्ट जो है वो रिड्यूस होगा और सस्टेनेबल लिविंग जो है वो कॉन्सेप्ट आएगा। थोड़ा सा देख लेते हैं इसके बारे में भी। इस रैपर को ईडन रैपर के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर यूज़ क्या किया है, सेलुलोज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया का यूज़ किया गया है। किसका यूज़ किया गया है, सेल्यूलोज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया का यूज़ किया गया है। एमल्सीफायर भी है, एसेंशियल ऑयल्स भी है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी है। अगर इसको जो है आप बर्गर पे लपेटोगे तो इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी और फेंक दोगे तो डिकम्पोजिशन भी हो जाएगा विद इन अ मंथ। दिखता कैसा है, प्लास्टिक जैसा दिखता है, सिंपल चीज़। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ट्राई करो अटेम्प्ट करने का। नेक्स्ट चलते हैं पीएम पोषण स्कीम। देखो अभी जो है आप सभी को पता है महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है। हमने कल आरबीआई का देखा ही था, रेपो रेट जो है रेपो रेट। तो इन सब चीज़ों की वजह से, इन्फ्लेशन वगैरह की वजह से जो है हमारा जो कुकिंग कॉस्ट है हमारे पीएम पोषण अभियान स्कीम के अंदर, ये भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे बता रखा है कि हमारी जो गवर्नमेंट है रिवाइज कर रही है, एक में से रिवाइज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बाल वाटिका और प्राइमरी स्कूल के अंदर जो है 6 रुपये 19 पैसे में होता था, अब 78 हो जाएगा। और अपर प्राइमरी स्कूल में 9 रुपये 29 पैसे में होता था, 10 रुपये 17 पैसे में हो जाएगा। तो पैसों की कहानी है, बस थोड़ा सा बढ़ रहा है। तो ये थोड़ा सा आपको समझना चाहिए। 1 से 8 तक जो है वो सारे जो है बच्चे कवर होते हैं। ऑल स्कूल डेज में जो है पीएम पोषण के अंदर मील दी जाती है। क्यों दी जाती है, माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने के लिए, प्लस जो ड्रॉप आउट रेट्स बढ़ रहे थे उसको रिड्यूस करने के लिए ये पीएम पोषण स्कीम है। तो इस स्कीम के बारे में आया तो थोड़ा सा देख ही लेते हैं, क्या पता पूछ ही ले। पीएम पोषण स्कीम के अंदर जो है हमारी गवर्नमेंट जो है वो खाना प्रोवाइड कराती है। कहाँ पे, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर और गवर्नमेंट एडेड स्कूल के अंदर, प्राइवेट स्कूल के अंदर नहीं है, ठीक है। फाइनेंशियली 1.31 ट्रिलियन रुपए खर्च होते हैं इसके अंदर। इस स्कीम ने, हमारी पीएम पोषण जो स्कीम है जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आई है, इसने नेशनल प्रोग्राम फॉर मिड डे मील जो स्कूल में चलती थी उसको रिप्लेस कर दिया है। तो अब ये मिड डे मील स्कीम नहीं है, अब ये पीएम पोषण बन चुकी है। इतना थोड़ा सा याद रखना। 5 साल के लिए इनिशियली लॉन्च की गई थी, अब 26 में ये जो है ख़त्म हो जाएगी। आखिरी साल ही चल रहा है देखा जाए तो अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो उसको खाना खिलाने के लिए भेज देना सरकारी स्कूल में। नेक्स्ट देखते हैं कवरेज, ठीक है। हमने कवरेज तो ऑलरेडी वैसे देख ही लिया है। प्राइमरी स्कूल प्लस अपर प्राइमरी 6 से 8वीं तक जो है बेसिकली यहाँ पे जो खाना प्रोवाइड किया जाता है। 3 से 5 साल के बच्चों को भी दिया जाता है बाल वाटिकाज में। तो ये सारी चीज़ कवर है। तिथि भोजन कॉन्सेप्ट जो है इसके अंदर अडॉप्ट किया है। जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो प्रोग्राम्स होते हैं वो वाला कॉन्सेप्ट जो है तिथि भोजन, वो इसके अंदर जो है मिड डे मील वाली स्कीम पोषण इसके अंदर अडॉप्ट किया गया। प्लस इसके अंदर एक चीज़ हो रहा है, सोशल ऑडिट स्कीम। मतलब क्या कि जो वहाँ की आसपास के जो गांव के लोग होंगे या स्कूल के ही जो आसपास के लोग होंगे या मम्मी पापा हो गए बच्चों के, वो सारे लोग जो है ऑडिट करेंगे इस स्कीम का। इसे कहते हैं सोशल ऑडिट स्कीम, ठीक है। तो कोई घोटाला वगैरह होगा तो पकड़े जाएंगे। जैसे अभी न्यूज़पेपर में आया था प्रिंसिपल अंडे चुराते हुए पकड़ा गया था, सेम थिंग, यही चीज़ है सोशल ऑडिट, ठीक है। ये हो गया हमारा पीएम पोषण स्कीम। समझ आ गया होगा कहाँ तक के बच्चे कवर हैं और कौन कौन है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर है। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे प्यारे बच्चों, आप भी इसको है जो अटेम्प्ट करो, अडॉप्ट मत करो, अटेम्प्ट करो, ठीक है। थर्ड है हमारा नक्सलिज्म। देखो ये डेटा वाला है पॉइंट पूरा, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं है जो आपसे पेपर 1 के अंदर पूछा जाए, लेकिन पेपर 2 के अंदर नक्सलिज्म जो है आप इम्पॉर्टेंट है। और पेपर 2 नहीं, मैं कहूँगा इंटरव्यू के अंदर भी जो है नक्सलिज्म से पूछ सकते हैं। तो ये हमारे जो अमित शाह जी हैं, होम मिनिस्टर जी हैं, इंटरनल सिक्योरिटी का मैटर वहाँ से भी आ सकता है इसमें। तो इन्होंने जस्ट अपील करी है मॉइस्ट से कि जो है अपने हथियार गेर दो और जो है मेन स्ट्रीम में आके मिल जाओ, हम तुम्हें जॉब वॉब प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो लेकिन हमारे जो मॉइस्ट है वो भी कह रहे हैं कि इतनी अपील से कुछ नहीं होगा, कुछ और स्कीम वगैरह लेके आओ। ये चीज़ बेसिकली चल रही है, ये तो मजाक की बात है। ये अमित शाह जी ने जो बोला ये थोड़ा सा याद रखना, ठीक है। एंटी मॉइस्ट ऑपरेशन भी चल रहे हैं हमारे, नाम थोड़ा सा याद रहना। कागर कैंपेन हो गया। और जो छत्तीसगढ़ जैसे रीजन है यहाँ पे मॉइस्ट जो सरेंडर करेंगे उनके लिए एक पॉलिसी भी आई है जिसका नाम है क्या, मॉइस्ट सरेंडर एंड विक्टिम रिहेबिलिटेशन पॉलिसी। मतलब क्या कि जो मॉइस्ट सरेंडर करेगा उसको एज अ विक्टिम माना जाएगा और उसको रिहेबिलिटेशन भी प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। और जो विलेज अपने आप को मॉइस्ट फ्री डिक्लेयर कर देगा उसको 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे।
तो काफ़ी लालच दिया जा रहा है नक्सलिज्म को ख़त्म करने के लिए। चलो अच्छी चीज़ है, ख़त्म हो जाए तो अच्छा ही है। ये हो गया हमारा आज का डेली डिस्पैच डिस्कशन। कल के क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। 2018 का क्वेश्चन मैंने जैनिज्म के ऊपर थोड़ा सा डिस्कस करा था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है बताया था तीर्थंकर राज जो पार्लियामेंट के अंदर है, वो सारी चीज़ें थोड़ा सा देख लेते हैं। 2018 में क्या आया था? द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया इन जैनिज्म इज दैट द एंटायर वर्ल्ड इज एनिमेटेड, इवन स्टोन, रॉक, वाटर हैव लाइफ। डेफिनेटली ट्रू। तभी तो जो है जैनिज्म में जो है अपने मुंह पे पट्टा बांधते हैं, वो उनको पता है कि ज़रा सा भी जो है हत्या नहीं करनी, वो सारी चीज़ें, और वो पत्थर के अंदर भी जो है प्राण को ढूंढते हैं। एकदम सही है। दूसरा, एसेटिसिज्म एंड पेनेसिया आर रिक्वायर्ड फॉर फ्री वन सेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ कर्मा। डेफिनेटली तभी जो है वो इतने ज़्यादा एसेटिक है कि अपने वस्त्र भी त्याग देते हैं। ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। आंसर हो गया हमारा सी। नेक्स्ट चलते हैं, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। हमने कल देखा था जो है डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के बारे में अच्छे से। इसको हेड करते हैं कौन? हमारे राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर। एक बहुत सिंपल आया था 15 में। नेक्स्ट चलते हैं हमारा मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी वही आरबीआई जो रेपो रेट, रिजर्व रेपो था, उसी के लिए ये क्वेश्चन आया था। देख लेते हैं इसमें क्या पूछा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और करेक्ट बताना है, ठीक है। पहला, द सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज द मनी सप्लाई बाय इंक्रीजिंग द बैंक रेट। देखो यहाँ सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई को लेके आ जाओ, यहाँ एसबीआई को लेके आ जाओ। तो यहाँ पे देखो, अगर एसबीआई इससे जो है बैंक रेट पे उधारी लेती है, ठीक है। जब बैंक रेट पे उधारी लेती है तब जाके मनी सप्लाई जो है बढ़ती है, तभी तो एसबीआई पे पैसे आ रहे हैं ना। अब बैंक रेट जब बढ़ा देगा तो एसबीआई क्या पागल है जो बढ़े हुए ब्याज दर पे जो है वो पैसे खरीदेगा, पैसे उधारी लेगा? तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया, पहला गलत हो गया। तो हमारा दूसरा सही है। मतलब सेंट्रल बैंक कैन इंक्रीज मनी सप्लाई बाय परचेजिंग द सिक्योरिटी फ्रॉम पब्लिक। डेफिनेटली आरबीआई को सिक्योरिटी, इसने देखो सिक्योरिटी परचेज करने के लिए बोला है, ना कि मॉनेटरी पॉलिसी के लिए। अब जो है आरबीआई ने एसबीआई मतलब पीपल मतलब एसबीआई हो गया एक तरह से, सिक्योरिटी जो है परचेज करी। इसके पास गई क्या? सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी परचेज करने के लिए नोट तो देने पड़ेंगे, मनी रुपीज़ तो देना पड़ेगा। देगा तो क्या होगा? लिक्विडिटी बढ़ेगी डेफिनेटली। दूसरा सही है। द सेंट्रल बैंक कैन डिक्रीज द मनी सप्लाई बाय इंक्रीजिंग द कैश रिजर्व रेशियो। डेफिनेटली देखो हमने देखा था सीआरआर जो है कैश के अंदर जो है आरबीआई में जमा कराना पड़ता है। अब जैसे ही कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा देगा, अभी क्या है 4% कुछ चल रहा था, लेट्स से आरबीआई ने बोला 10% है, तो मतलब क्या अब सिर्फ 10% रह गया, पहले 96% था। तो मतलब क्या मनी सप्लाई जो है रिड्यूस हो गई। तो तीसरा हमारा सही है, पहला गलत था सिर्फ। तो हमारा बी आंसर हो गया। समझ आ गया मेरे प्यारे बच्चों? आई होप समझ आ गया होगा। काफ़ी इजी था, इतना टफ भी नहीं था। अगर समझ आ गया हो और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट पर करना मत भूलना। आज की डिस्कशन में बस इतना ही है। थैंक यू सो मच।